लास्ट टाइम हम लोगों ने लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी, एक्सचेंज की इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, तो उसमें से कोई क्वेश्चन हो किसी का तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है लास्ट लेक्चर से? चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग के पास अभी तक जो हम असेंबली की सेक्शन लिख रहे हैं या कोड लिखते हैं, वो डिबगर के अंदर जाके डिबगर मोड को ओपन करते हैं और उसके अंदर खुद सिंबल की कमांड से लिखते हैं और लाइन बाय लाइन ट्रेस करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब हाई लेवल लैंग्वेज में या कभी आपने कोड लिखा होगा तो कोड कैसे लिखते हैं कि हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं, उसमें पूरा कोड लिखते हैं और उसका एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल से ऑब्जेक्ट फाइल बनती हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं और एग्जीक्यूटेबल फाइल को जब रन करते हैं तो आपका प्रोग्राम एक्चुअल में आपके सिस्टम पे रन होता है। तो रन करने का, किसी प्रोग्राम को रन करने का मतलब है कि अब वो प्रोसेस बन गया और मेमोरी में लोड कर दिया गया, मेमोरी में उसको स्पेस मिल गई है और मेमोरी के अंदर उसको कुछ सेगमेंट होगा डाटा के लिए, कुछ सेगमेंट होगा कोड के लिए, कुछ सेगमेंट किसी और पर्पस के लिए। तो वो प्रोग्राम प्रोसेस बन के मेमोरी में लोड होता है और अपनी कंप्लीट एग्जीक्यूशन करता है। हम उसकी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नहीं देखते, हम उसका मशीन कोड नहीं देखते। असेंबली में भी ऐसा है कि हम लोग अभी तो इनिशियली सीखने के लिए डिबगर में साथ साथ कोड लिखते हैं, लेकिन हम सेपरेट फाइल के अंदर कोड लिख सकते हैं। और असेंबली में जब कोड लिखा जाता है और क्योंकि सिस्टम में जब जाना है कोड मेमोरी में लोड होना है तो उसमें मशीन लैंग्वेज में जाकर कन्वर्ट होना है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बननी है। जैसे हाई लेवल के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर यूज होता है, इसी तरह से असेंबली के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज होता है। जो टूल है, शायद आपने आईटीसी में पढ़े हो, कंपाइलर और असेंबलर क्या होते हैं। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो हम यहाँ पे जो असेंबलर यूज करेंगे उस असेंबलर का नाम है मैसन, MASM, मैसन। मैसन असेंबलर है। अब हम मैसन असेंबलर के फॉर्मेट को यूज करते हुए असेंबली का कोड लिखा करेंगे। तो सबसे पहले असेंबली का जो कोड लिखेंगे किसी फाइल के अंदर, जैसे C++ का कोड लिखते हैं तो फाइल की एक्सटेंशन क्या रखते हैं, C++ में कोड लिखते हैं लोग तो उसकी फाइल की एक्सटेंशन CPP रखते हैं। सिमिलरली अगर जावा का लिखते हैं तो डॉट जावा रखते हैं, पाइथन के लिए .py एक्सटेंशन होती है। ऐसे असेंबलर के लिए जब असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखेंगे तो उसकी एक्सटेंशन होगी .asm, फाइल नेम .asm, ASM उसकी एक्सटेंशन रखा करेंगे। तो इसका फॉर्मेट कैसे होगा, जैसे C++ में फास्ट फॉर्मेट में कोड लिखा जाता है, यहाँ भी फास्ट फॉर्मेट में कोड लिखेंगे। सबसे पहले जो फाइल के अंदर कोड आएगा, अगर ये मेरी फाइल है तो इसमें सबसे ऊपर आपने टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखना है डॉट मॉडल स्मॉल। सबसे पहले डॉट मॉडल स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल लिख लें, स्मॉल लिख लें, केस सेंसिटिव नहीं है, असेंबली लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है, दोनों तरह से लिखा जाता है। डॉट मॉडल स्मॉल, उसके बाद लिखेंगे डॉट स्टैक 100 हेक्स, 100 हेक्स स्टैक डाल दिया। ये दो लाइनें लाजमी लिखनी है आपने हर प्रोग्राम के ऊपर। ये ऐसे ही है जैसे इनिशियली समझ गए कि C++ के लिए कोडिंग स्टार्ट कराई जाती है तो आप बच्चे को बताया जाता है कि आपने ना हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम या यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिख देना है। तो ये समझे वैसे ही कि अभी फिल वक्त इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्या करते हैं ये दोनों, लेकिन अभी आपने जब असेंबली का कोड ASM फाइल के अंदर लिखना तो ये दोनों लाइनें लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा डॉट डाटा, और जितना भी आपके प्रोग्राम में यूज होगा डाटा, अरेज, वेरिएबल्स, जो डाटा सारा डिक्लेयर करना है जो कि बाद में जाके किसी तरह से लो लेवल में जब ये कन्वर्ट होगा और डाटा सेगमेंट का पार्ट बनेगा, वो सारा का सारा डाटा इस डाटा सेगमेंट के अंदर आएगा।
वो खुद कैसे लिखा जाता है डाटा सेगमेंट, उसका भी एक खास फॉर्मेट है, वो भी मैं बताता हूँ। डॉट डाटा लिखना है, उसके बाद लिखना है डॉट कोड, डाटा वाला सेक्शन लिख के उसके बाद डॉट कोड, और डॉट कोड के बाद जितना भी आपका प्रोग्राम कोड होगा वो सारा इस सेक्शन में आएगा। डॉट कोड के बाद हाई लेवल लैंग्वेज में जब भी कोड लिखते हैं तो एक खास तरह का प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं, जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, वो एक फंक्शन है, एक प्रोसीजर है। क्या नाम है उस फंक्शन का जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट की जाती है? कौन सा? मेन मेन प्रोसीजर या मेन फंक्शन। ऐसे ही असेंबली लैंग्वेज में भी डॉट कोड के बाद यहां पे लिखेंगे मेन PROC, मेन प्रोसीजर। प्रोसीजर फंक्शन को कहते हैं मेन प्रॉप, लिखते हैं PROC, मेन प्रॉप, और सारा असेंबली का कोड आ जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे एंड पे आके मेन मेन एंड पी। असेंबली का कोड लिखने के बाद मेन एंड पी लिखेंगे तो इसका मतलब होगा यहाँ पे मेन फंक्शन एंड हो रहा है, मेन फंक्शन एंड हो रहा है। जब मेन फंक्शन एंड कर देंगे, दरम्यान में सारा असेंबली का कोड होगा, तो उसके बाद फाइल की जो आखिरी लाइन है, जिस फाइल में आप कोड लिख रहे हैं उसकी आखिरी लाइन हुआ करेगी एंड मेन। ये वाली लाइन जो है ये लाजमी ASM फाइल में जो कोड लिखा जाएगा उसकी लास्ट वाली लाइन हुआ करेगी। और ये मेन प्रोसीजर और मेन एंड की डॉट कोड, हाँ ये कर सकते हैं कि ये जो मैंने इतना एरिया लिखा है या तो डॉट कोड से लेके मेन एंड बी तक का, इसको पहले लिख दें और डॉट डाटा वाले एरिया को बाद में लिख दें, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एंड में आखिरी लाइन होगी। तो ये जनरल से स्टेप्स मैंने बताए हैं जो कि हर ASM फाइल में आप लिखा करेंगे जब आप फाइल के अंदर कोड लिखेंगे मैसम फॉर्मेट में। समझा रही है बात सबको? यस सर। डॉट कोड में क्या करेंगे? डॉट कोड में आपका कोड आया करेगा, असेंबली का कोड, मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट, वो सब इंस्ट्रक्शन। डॉट कोड के सेक्शन में मेन प्रोसीजर होगा, और मेन प्रोसीजर में जो मैंने लाइनें लगाई हैं ये असेंबली इंस्ट्रक्शंस होंगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम प्रोग्राम में यूज होने वाला डाटा, यानी के वेरिएबल जिनको कहते हैं, या अरेज या स्ट्रिंग्स, इन सब की डिक्लेरेशन किया करेंगे डॉट डाटा के सेक्शन में। यहाँ तक समझ आ रही है सबको? यस सर। अब नेक्स्ट होगा ये कि जब हम ASM फाइल बना लेंगे तो उसको किसी तरह से असेंबल करेंगे, असेंबल करके एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेंगे। असेंबल करने के लिए जो कमांड यूज होती है वही DOS बॉक्स में जाएंगे और आपने अपनी फाइल ASM फाइल सेव करनी है 8086 फोल्डर में, जिस फोल्डर में हम कोड कर रहे हैं, जो फोल्डर हमने C ड्राइव में कॉपी किया था बिल्कुल स्टार्ट में। आप सबको याद होगा जिस फोल्डर को माउंट भी करते हैं 8086 वाला फोल्डर। अज्यूम करें इसमें ये फाइल पड़ी हुई है, फाइल नेम डॉट ASM। किया क्या करेंगे कि पहली कमांड एग्जीक्यूट करेंगे हम, मैसम लिखेंगे, आगे फाइल नेम डॉट ASM लिख देंगे। ये क्या करेगा, मैसम की कमांड क्या करेगी, फाइल को असेंबल करेगी, इस फाइल को, असेंबली के फाइल को असेंबल करके एक ऑब्जेक्ट फाइल बना देगी। ऑब्जेक्ट फाइल एक खास तरह की फाइल होती है, ये वो फाइल बना देगी। इसके बाद हम एक कमांड लिखेंगे लिंक, और अपनी ऑब्जेक्ट फाइल का नाम, उसका नेम फाइल नेम ही हुआ करेगा, डॉट ओबीजे लिखना लिखते नहीं लिखना ना लिखे। लिंक करेंगे तो लिंक की कमांड के बाद आपकी एक फाइल बन जाएगी, इसका नाम होगा फाइल नेम डॉट एक्सी, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। ये वो फाइल है जिसने आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। जब आपको प्रोग्राम ने चलना है तो इस फाइल को चलाना है, तो ये फाइल चलाने से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और वो मेमोरी में लोड हो जाएगा और एग्जीक्यूशन करेगा और अपना प्रोसेस खत्म कर देगा। जब प्रोग्राम चलाया जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, तो मेमोरी में कैसे वो चलता है कि मेमोरी में आपका प्रोग्राम जाता है। हमने कहा था मेमोरी में प्रोग्राम के अंदर कोड सेगमेंट होता है, डाटा सेगमेंट होता है, स्टैक सेगमेंट होता है। आपके प्रोग्राम का जितना भी कोड है मेमोरी में उसको खास एरिया मिल जाता है जिसको हम कोड सेगमेंट कहते हैं। जो कोड एरिया है वो सारा कोड सेगमेंट में चला जाता है, ये वाला एरिया।
कोड सारा कोड सेगमेंट में कॉपी हो जाता है, डाटा सारा डाटा सेगमेंट में कॉपी हो जाता है, और फिर हम इनकी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करना चाहें करते हैं। वैसे तो हमें एक फाइल जब चलाई तो पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन होती है, लेकिन खुद ब खुद डिबगिंग करके हम देख सकते हैं कि लाइन बाय लाइन भी करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक ना छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और फिर उसको डिबगर में लोड भी करके देखेंगे कि क्या ऐसा ही होता है वाकई। तो मैं एक प्रोग्राम लिखने लगा हूं। ये प्रोग्राम वही वाला है जो हमने इससे पहले लिखा है, जिसमें हम कहेंगे कि हमारे पास एक 8 एलिमेंट्स की अरे है और उसका डाटा दूसरी अरे में कॉपी करना है। कंसोल पे कुछ शो नहीं होना, बस एक प्रोग्राम है, उसके अंदर एक अरे में डाटा पड़ा है और डाटा दूसरी अरे में कॉपी होना है। तो प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे ऊपर मैं लिख देता हूं डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 100h, उसके बाद एक डॉट डाटा का सेक्शन लाता हूं, डाटा डिक्लेयर करते हैं। डाटा कैसे डिक्लेयर करेंगे? अरे रखनी है, कोई अरे का कोई भी नाम रख ले। फॉर एग्जांपल मैं अरे का नाम रख देता हूं अरे 1। इसके बाद अरे मैंने ले रहा हूं, अरे का हर एलिमेंट बाइट टाइप का लिखना चाहता हूं। अरे के अंदर 10 एलिमेंट है तो हर एक 1 बाइट ले। पहले तो हम एंटर की कमांड से जाकर फुल मेमोरी में रखवाते थे ना, अब तो हम पूरा कोड लिख रहे हैं तो यहाँ पे अरे खुद डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं लिख देता हूं अरे 1, उसका नाम रखा, डाटा सेक्शन में अरे 1 उसका नाम आ गया। उसके बाद एक कीवर्ड आएगा जिसको कहते हैं डीबी। डीबी बताता है डिफाइन बाइट। ये जो मैंने कीवर्ड लिखा है ये 4 तरह के हो सकते हैं, डीबी, डीडब्ल्यू, डीडी और डीक्यू। डीबी का मतलब होता है डिफाइन बाइट, इसका मतलब होता है डिफाइन वर्ड, डीडी का मतलब डिफाइन डबल और डिफाइन क्वाड। इनमें फर्क क्या है? जब डीबी लिखेंगे तो हर एलिमेंट 1 बाइट का लिखना होगा। जब डीडब्ल्यू लिखेंगे तो इसका मतलब है हर अरे के एलिमेंट ने 2 बाइट लेने हैं, यानी एक एक वर्ड लेना है। डिफाइन वर्ड का मतलब है कि हर एलिमेंट एक वर्ड लेगा और वन वर्ड इक्वल टू 2 बाइट। डीडी लिखेंगे तो इसका मतलब है डबल वर्ड लेना है। डबल वर्ड का मतलब हो गया 4 बाइट लेगा डी डी, एक एलिमेंट 4 बाइट का होगा। और डीक्यू का मतलब है कि एक एलिमेंट जो सिंगल एलिमेंट है वो 4 बाइट का होगा, 4 वर्ड का होगा, क्वाड वर्ड्स का, व्हिच मींस 8 बाइट्स का होगा। यहां पे अरे डिफाइन करते हुए हम लोग इनमें से कोई एक कीवर्ड यूज करेंगे। मैंने अभी डीबी यूज किया है, जिसका मतलब मैं हर एलिमेंट को 1 बाइट का लिखना चाह रहा हूं, और डीबी यूज करने के बाद यहां मैं लिख रहा हूं एलिमेंट्स 4 1 साथ h डाल दें। असेंबलर के अंदर जब कोड लिख रहे हैं फाइल के अंदर, अगर तो आपने कोई वैल्यू लिखी और उसके साथ h का सिंबल नहीं डाला तो वो हेक्सा वैल्यू डील नहीं होगी, वो एज अ डेसिमल डील होगी। अगर आप उसको स्पेसिफिकली बताना चाहते हैं कि हेक्सा वैल्यू है तो लाजमी है उसके साथ h का सिंबल लिखिए, हेक्सा का सिंबल लिखिए। ये बताएगा ये 41 हेक्सा वैल्यू है। पहला जो एलिमेंट है अरे का वो 41 हेक्सा है, फिर 42 हेक्सा, 43 हेक्सा, 44 हेक्सा। फॉर एग्जांपल जी पूछें सर। ये क्वाड के लिए क्या बताया था, रिपीट कीजिएगा इसका साइज। क्वाड का मतलब होता है 4 वर्ड्स और 4 वर्ड्स मींस 8 बाइट्स जी। ये मैंने 4 एलिमेंट्स की एक अरे ली, डिफाइन बाइट टाइप की, और उसमें 4 एलिमेंट्स डाल दी। अब एक और अरे ले रहा हूं, अभी मैं उस अरे को खाली छोड़ना चाहता हूं, अरे 2, और मैं वो भी डिफाइन बाइट की चाह रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं 4 एलिमेंट की खाली अरे हो, रिजल्ट हो, लेकिन इसमें पड़ा कुछ ना हो या सारों में 0 0 पड़ा हो। तो अब यूं लिख सकते हैं, डीबी लिखेंगे, इसके बाद कीवर्ड यूज करेंगे डब, डीयूपी डुप का कीवर्ड है। और सॉरी, इस कीवर्ड से पहले आपने कितने एलिमेंट की अरे लेनी है जो कि एम्प्टी हो उतना का काउंट लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं 4 एलिमेंट की लेने जा रहा हूं, मैं 4 लिखूंगा,
और DUP डुप और यहाँ पे दरमियान में क्वेश्चन मार्क डाल दो। ये क्या करेगा, ये एक अरे 2 बनाएगा जिसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे जो कि अभी एम्प्टी होगी। डुप क्वेश्चन मार्क डाला तो ये एम्प्टी है। अगर क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे मैं डुप 41 लिख देता तो उन चारों एलिमेंट में 41 41 41 पड़ा होता। तो ये अरेज बनाने का तरीका है जो कि डॉट डाटा के सेक्शन में आ जाएगी। यहाँ पे समझ आ रही बात सबको? अभी तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए जरा। सर ये DUP का पर्पस क्या होता है? डुप्लीकेट करना, अरे को रिजर्व कर लेना। वो हमको बताते हैं कि 4 एलिमेंट्स को डुप्लीकेट कर दो, 4 एलिमेंट्स एम्प्टी डुप्लीकेट कर दो, वो खाली रख दो, 4 एलिमेंट के अरे रिजर्व कर दो। सर डुप्लीकेट ऊपर वाली लाइन से होगा या फिर रैंडमली? नहीं, डुप्लीकेट का मतलब एक्चुअल में होता है कि मैं अगर इसमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 41 दे देता ना तो 4 एलिमेंट रखता और 41 41 41 41 ले आता। ये 2 दे देता 2 2 2 ले आता। मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए रखा है कि उसको एम्प्टी रखे, नल रखे, 4 एलिमेंट के अरे बना ले। सर इसके अंदर हम लोग इनपुट नहीं ले सकते अरे में, कि हमें सिर्फ डिफाइन ही करनी पड़ती है? नहीं, अभी हम डिफाइन वाला काम करें। इनपुट कैसे लेंगे, आउटपुट कैसे कराएंगे, कंसोल पे कैसे शो होगा, वो सब बाद में पढ़ते नहीं साथ में। ओके सर, छोटा स्ट्रक्चर बना के प्रोग्राम लिखना सीखें। सर वर्ड का आपने कहा था कि उसकी बाइट्स वेरी करती हैं, तो क्वाड वर्ड इसमें नहीं, मैं बता इतने का ही होगा? हाँ, या इस सिस्टम में 1 वर्ड इक्वल है 2 बाइट के, इसलिए 1 वर्ड 2 बाइट, तो डबल वर्ड 4 बाइट और क्वाड वर्ड 8 बाइट। मैंने ये कहा था कि सिस्टम टू सिस्टम वरी करते हैं। जैसे मिप्स एक आर्किटेक्चर है या IBM का कंप्यूटर है, उनमें 1 वर्ड को 4 बाइट के इक्वल भी कहा जाता है। यहां पे हम हमेशा जब 1 वर्ड की बात करेंगे उसका मतलब होगा 2 बाइट। ठीक हो गया, ठीक है जी। ओके। तो समझ आ गई, डॉट डाटा में हमने अरेज डिफाइन कर ली। यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? चलिए नेक्स्ट अब मेरे पास आएगा डॉट कोड का सेक्शन। और डॉट कोड में मैंने आपको बताया कि आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले लिखना है मेन प्रोसीजर। मेन प्रोसीजर लिखा। यहां पे मैं आपको क्वेश्चन वही वाला प्रोग्राम सोचे जो हमने अभी कुछ दिन पहले पिछले लेक्चर में लिखा है, सेकंड लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम कह रहे थे कि 2 अरेज हैं और उनका डाटा कॉपी करना एक अरे का दूसरी में, जिसके ऊपर आपने लैब भी किया, स्वैप करने वाली, एक्सचेंज करने वाली। उस प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन क्या होती थी, उस कोड की पहली लाइन क्या लिखते थे? जी, उस कोड की पहली लाइन क्या हुआ करती थी? सर उसमें तो मूव AX में 4000 पहले सेगमेंट एड्रेस कराते थे। क्यों करवाते थे? आपने आंसर नहीं करना, कोई और स्टूडेंट आंसर करेगा। क्योंकि हमने ठीक बताया आपने कि उसमें हम लिखते थे मूव AX, 4000। तब कोई और ऐसा क्यों करते थे? जी सर क्योंकि हमने डाटा सेगमेंट में वो 4000 मूव कराना होता था, तो उसमें डायरेक्टली कांस्टेंट मूव नहीं करा सकते, इसलिए पहले किसी और रजिस्टर में रखते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि हमें 4000 को AX में करवाते थे ताकि उसको डाटा सेगमेंट में करवा सके। डाटा सेगमेंट में 4000 ही क्यों करवाते थे वहां पे? क्यों किया था 4000 डाटा सेगमेंट में मूव? क्योंकि सर उसमें सर सेगमेंट एड्रेस 4000 था। वो उस सेगमेंट का एड्रेस था जहां हमारा डाटा पड़ा होता था। ऐसे ही था ना, क्योंकि हमने 4000 वाले सेगमेंट में डाटा रखा था। अब यहाँ पे तो मुझे फाइल में जब लिख रहा हूँ मुझे तो नहीं पता कि ये जो डाटा जाके जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल बनेगा और मेमोरी में लोड हो जाएगा तो इसको जो सेगमेंट इसके डाटा को डाटा सेगमेंट मिलेगा उसका सेगमेंट एड्रेस क्या होगा? वो तो कभी कोई मिल सकता है, कभी कोई मिल सकता है, कोई फिक्स तो नहीं है ना। लेकिन हमें डाटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा कि कौन सा वाला सेगमेंट मेरे इस डाटा को मिला, ये जो मैंने डाटा डिफाइन किया जब ये प्रोग्राम मेमोरी में लोड हुआ तो इसको कौन सा सेगमेंट मिला। तो ये चीज यहां पे हम जब लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे पहली लाइन मूव AX, @data। @data क्या करेगा? ये आपका प्रोग्राम जब मेमोरी में लोड होगा तो उसमें जो आपके प्रोग्राम के डाटा सेगमेंट को सेगमेंट एड्रेस मिलेगा @data उससे रिप्लेस हो जाएगा। जब ये प्रोग्राम मेमोरी में मशीन कोड में कन्वर्ट होगा तो @data की जगह पे क्या आ जाएगा?
वो वैल्यू आ जाएगी जो कि आपके प्रोग्राम में डाटा सेगमेंट को सेगमेंट एड्रेस मिल रहा है। आइए बात समझ। सर रिपीट कर दें। दोबारा रिपीट करता हूँ। एट द रेट डाटा क्या करेगा कि जो डाटा सेगमेंट का एड्रेस आपके प्रोग्राम को मिलेगा जब वो मेमोरी में लोड होगा तो ये वो उस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। जब हम खुद डिबगर में लिख रहे हैं तब तो मुझे पता है मेरा डाटा सेगमेंट 4000 है क्योंकि मैंने खुद से डिफाइन कर दिया उसको। लेकिन जब फाइल में कोड लिखने और इसमें जब एग्जीक्यूटेबल फाइल बननी है और मेमोरी में जाके लोड होनी है तो इसको तो मेमोरी में जहां जगह खाली होगी वो वाला डाटा मिलेगा, डाटा सेगमेंट का एड्रेस मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे एट द रेट डाटा लिखा करेंगे जिसको सर इसमें अगर 2 आ रहे हैं तो दोनों का डाटा इसमें चला जाएगा? नहीं डाटा नहीं जाएगा। मैं बार-बार क्या कह रहा हूँ, डाटा सेगमेंट का एड्रेस। ओके सर, एड्रेस जाएगा, ठीक। डाटा सेगमेंट का, ये भी साथ याद रखें, डाटा सेगमेंट का एड्रेस, सेगमेंट एड्रेस जाएगा और जितना भी डाटा है वो तो सारा इकट्ठा एक ही सेगमेंट में पड़ा होगा ना। समझ आ गई बात? सर और मेन मेमोरी में रिप्लेस किससे होगा? जो भी उसको सेगमेंट एड्रेस मिल जाएगा, उसके डाटा सेगमेंट को कोई सेगमेंट एड्रेस असाइन होगा ना जी, मेमोरी में जाएगा ये सारा। कहीं पे उसका एक डाटा पड़ा होगा, कहीं कोड पड़ा होगा, जहां डाटा पड़ा होगा उसका भी कोई सेगमेंट एड्रेस होगा, कोड का भी कोई सेगमेंट एड्रेस होगा। तो डाटा सेगमेंट का एड्रेस हमने डाटा सेगमेंट रजिस्टर में कॉपी करना होता है तो वो हम एट द रेट डाटा से गेट कर रहे हैं कि आपका प्रोग्राम जब मेमोरी में लोड हुआ तो वो इसकी जगह पे वो वैल्यू आ गई। समझ आइए बात? अगली लाइन क्या लिखते थे कोड की? नेक्स्ट लाइन क्या थी? मूव डीएस डीएस के अंदर, डाटा सेगमेंट के अंदर AX की वैल्यू। ये लाइन ऐसी आ गई। जब भी आपने प्रोग्राम में कोई डाटा यूज करना है, अरे यूज करनी है ना, आपका फाइल में प्रोग्राम लिख रहे हैं, डाटा यूज करने हैं, अरे वेरिएबल स्ट्रिंग्स, तो ये 2 लाइनें लाजमी लिखनी पड़नी है। मेन प्रोसीजर में एंटर होते ही ये 2 लाइनें लिख देनी है। अगर आप ये 2 लाइनें स्किप कर जाएंगे ना तो अक्सर एरर आ जाएगा। एरर ये आएगा कि आप डाटा यूज कर रहे होंगे लेकिन सेगमेंट एड्रेस असाइन नहीं होगा तो इशू होगा। तो ये समझ लें कि मेन प्रोसीजर में आपके साथ ये 2 लाइनें भी लिखा करेंगे। समझ आ रही बात? यस सर। ओके, इसके बाद क्या नेक्स्ट था? इसके बाद नेक्स्ट कोड क्या लिखा था हमने? सर हम ऐसे में उसकी वैल्यू स्टोर करवाते थे। किसकी वैल्यू? किसकी वैल्यू ऐसा ही? सर जहां से वो स्टार्ट हो रहा होता था सर ऑफसेट एड्रेस की। ऑफसेट किस चीज का ऑफसेट एड्रेस? सर उस जैसे हमने अरे स्टोर का यूज की थी इंडेक्स की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद हम करते थे कि एसआई में ऑफसेट एड्रेस कॉपी करते थे अरे 1 का, जहां से वो स्टार्ट होती थी, जहां से कॉपी करना होता था सोर्स। ठीक है, यहाँ पे अरे 1 ये है तो मुझे शायद कुछ यूं लिखना चाहिए कि मूव एसआई मूव एसआई कोमा, वहां पे तो मेरा ख्याल है हमने 100 लिख दिया था। यस सर। क्यों 100 क्यों लिखा था वहां पे? क्योंकि मेरी अरे मुझे पता थी 100 से स्टार्ट हो रही है, मैंने खुद 100 वाली पोजीशन पे अरे बनाई हुई थी। यस सर, ऐसे था। तो यहाँ पे अब नहीं पता कि अरे जब मेमोरी में चली जाएगी, सेगमेंट में जाएगी, उसको ऑफसेट एड्रेस क्या मिलेगा, मुझे तो नहीं पता है इसका। समझ रहे हैं बात? फाइल में जब हम लिख रहे हैं तो मुझे फाइल में तो भी कोड लिखा जा रहा है, इसमें मेमोरी में तो लोड ही नहीं हुआ। पहले तो हम खुद मेमोरी में जाके कोड लिख रहे थे, इसलिए मुझे एड्रेसेस पता थे। तो यहाँ क्या करेंगे, मूव एसआई। अब मुझे एसआई वाली अरे एसआई यानी अरे 1 है, अरे 1 से कॉपी करना है तो इसका ऑफसेट एड्रेस चाहिए। यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा जाएगा मूव एसआई कोमा ऑफसेट, आगे लिख दें अरे 1। ये लाइन क्या करेगी, जब ये मेमोरी में लोड होगी ये वाली लाइन, तो ये ऑफसेट अरे 1 जो है ये रिप्लेस हो चुकी होगी अरे 1 की जो पहली पोजीशन का एड्रेस है उससे। अरे 1 की पहली पोजीशन का जो एड्रेस है उससे ये रिप्लेस हो चुकी होगी। समझ रहे हैं बात? सर ये इंडेक्स का काम करेगा इसका, यानी अरे की पहले इंडेक्स के एड्रेस का।
पहले इंडेक्स का एड्रेस ऑफसेट एड्रेस आ जाएगा, यानी 100 पे लोड हुई है तो 100, 102 पे हुई है तो 102 जो भी है, तो ऐसा ही वो वैल्यू आएगी, अब ये लाइन चल जाएगी। ओके सर। अब यहाँ पे वो 100 हार्ड कोड भी लिखना पड़ा, अरे वन को जो एड्रेस मिलेगा वो आ जाएगा। तो सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्या लाइन लिखनी पड़ेगी, मूव di कोमा ऑफसेट ऑफ अरे 2, ठीक है जी। इसके बाद क्या काम करते थे हम लोग, नेक्स्ट क्या टास्क था, उस प्रोग्राम को अपने सामने रखे जो हमने लिखा हुआ है या आपने लैब में किया है। सर मूव cx, 8 8 करते थे, क्यों 8 करते थे, सर काउंटर बनाना होता था। काउंट था ना उसका। तो यहाँ पे हमें कितनी बाइट कॉपी करनी है, मैंने 4 बाइट की अरे दी है, यहाँ पे कर देंगे मूव cx 4 कर देंगे। मैं 8 नहीं कर रहा क्योंकि मैंने 4 बाइट के डाटा को कॉपी करना है, इसलिए मूव cx 4 कर दिया। समझा नहीं यहाँ तक? यस सर। कोई क्वेश्चन? इससे नेक्स्ट स्टेप क्या था, मूव bl में ब्रैकेट ऐसा उसकी वैल्यू स्टोर कराते थे, SI वाली पोजीशन से पहली वैल्यू लेके आते थे। यस सर। ऐसा करता हूं कि यहाँ से इसको अरेंज कर देता हूं, और बाकी कोड इस पोजीशन पे लिख रहा हूं। फिर हम कहते थे मूव DL या AL या किसी रजिस्टर में ऐसा से वैल्यू ले आओ, और फिर क्या करो, उसको मूव DI वाली पोजीशन पे वो BL वाली वैल्यू ले दो, ठीक है जी। यही काम है। सर क्वेश्चन है, जी जी पूछे। सर आपने जैसे ये सिंगल बाइट की अरे है, अगर डबल बाइट की हो तो उस तरह फिर हम वो AX या CX इस्तेमाल करेंगे? जी, फिर 2 बाइट वाला रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम फिर इंक्रीमेंट करते थे SI में और इंक्रीमेंट करते थे DI में, ऐसा ही है। अगर डबल बाइट की अरे हो, 2 बाइट हो, तो इंक्रीमेंट नहीं करेंगे बल्कि SI में 2 ऐड करेंगे, तो ऐड SI 2 लिख देंगे या 2 दफा SI में इंक्रीमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब 2 बाइट कॉपी हो रही है तो SI को 2 पोजीशन आगे जाना चाहिए ना, समझ रहे हैं बात? यस सर। जी। अब इसके बाद क्या करते थे, इंक्रीमेंट DI इंक्रीमेंट SI के बाद डिक्रीमेंट CX, हम करते थे डिक्रीमेंट CX। नेक्स्ट इसके बाद सर जंप करा देते थे BL वाले पे, BL के अंदर सर ये 2 बाइट वाली बात रिपीट कीजिएगा सर। मैं 2 बाइट की रिपीट कर, मैं कहता हूं कि मुझे अगर अरे 2 बाइट वाली हो या डिफाइन बाइट पे डिफाइन वर्ड हो और मैंने 2 बाइट्स उठा के कॉपी करनी है अरे से, तो फिर क्या होगा, जब मेमोरी के साथ से कॉपी करेंगे तो DL रजिस्टर तो 1 बाइट का है, तो SI की पोजीशन से तो 1 बाइट उठाएगा, तो फिर क्या करना चाहिए, इसकी जगह 2 बाइट वाला रजिस्टर यूज कर लें, DX यूज कर लें, AX यूज कर लें, ठीक है, या DX यूज कर लें। प्लस इसके अलावा जब 2 बाइट कॉपी कर रहे हो तो जब SI को इंक्रीमेंट करना है या DI को इंक्रीमेंट करना है तो +1 नहीं करना, खाली एक दफा इंक्रीमेंट नहीं करना, या तो 2 दफा इंक्रीमेंट लिखें या फिर ऐड SI 2 लिखें, ताकि उसमें 2 का इजाफा हो। अरे 2 पोजीशन आगे जा रही है, 2 पोजीशन से डाटा उठा रही है, 2 बाइट उठा रही है, इस वजह से। समझ आई बात? तो सर ये आप ऐड कहाँ पे कर रहे हैं? अभी तो यही कर रहे हैं, मैंने कहा उस क्वेश्चन पे बताऊंगा था कि अगर 2 बाइट हो, 2 बाइट हो तो इसकी जगह BX आ जाएगा और यहाँ इंक्रीमेंट SI की जगह ऐड SI 2 आ जाएगा, वो भी मैं एक प्रोग्राम करके दिखा दूंगा आपको, अभी इसको जरा समझिए। अच्छा जी, डिक्रीमेंट CI के बाद क्या कहते थे हम लोग, JNZ, और JNZ के आगे क्या लिखते थे सर? एड्रेस लिख देते थे ऑफसेट का। कौन से ऑफसेट का? जो हमारी इस वाली इंस्ट्रक्शन को एड्रेस असाइन होता था, ऐसा ही है ना? यस सर। अभी तो इस इंस्ट्रक्शन को एड्रेस असाइन ही नहीं हुआ है तो मेमोरी में गई नहीं,
तो अब जेएनसी के आगे क्या लिखें? तो यहाँ पे अब जेएनसी के आगे हम कोई टैग डाल देंगे, टैग कोई भी बना लें। फॉर एग्जांपल मैं एक टैग लिख देता हूँ ए, उसका एक कॉलन डालें और फिर ये इंस्ट्रक्शन लिखें। ये टैग है इस लाइन का, और जेएनसी के आगे लिख दें ए। होगा क्या, जब मेमोरी में ये इंस्ट्रक्शन लोड होगी तो जो मूव बीएल को एसआई को ऑफसेट एड्रेस मिलेगा, यानी ये इंस्ट्रक्शन को जो एड्रेस मिलेगा जेएनजी ए उससे रिप्लेस हो जाएगा, ए की जगह पे वो एड्रेस आ जाएगा ताकि वो उसी पोजीशन पे जंप करे। समझ ये बात? सर इसका जरा टैग का पर्पस बताइएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है? टैग का पर्पस क्या है कि हमने जेएनजी से जंप करवाना है किसी इंस्ट्रक्शन पे, लेकिन इंस्ट्रक्शन मेमोरी में लोड होगी तो हमें उसका एड्रेस पता होगा। तो फाइल के अंदर कोड करते हुए तो एड्रेस नहीं पता होता, तो उस एड्रेस की जगह हम एक टैग लगा देते हैं। इस इंस्ट्रक्शन को एक टैग असाइन करते हैं। ये मैंने एक टैग लगा दिया इसके साथ, ए लेबल कर दिया इस इंस्ट्रक्शन को, और वही लेबल इधर लगा दिया। होगा ये, जब ये प्रोग्राम जाके मेमोरी में लोड होगा तो ये ए रिप्लेस हो जाएगा उस एड्रेस से जो कि इस इंस्ट्रक्शन को मिलेगा। ओके सर। उसके बाद क्या किया था हमने, प्रोग्राम की आखिरी 2 लाइनें थी, मैंने कहा था जैसे रिटर्न करते हैं तो वो लाजमी लिखनी होती है, यहाँ पे वो लिखेंगे। वो क्या लाइन? move AH 4C move AH, 4C हेक्सा। अब हेक्सा में लिख रहा हूं तो मुझे H लिखना लाजमी है, डिबगर में H लिखना जरूरी नहीं। अगर यहाँ पे हेक्सा नहीं लिखेंगे तो ये इसको डेसिमल समझेगा, और C डेसिमल में होता नहीं तो एरर आएगा। तो फाइल के अंदर कोड करते हुए जब भी आपने कोई नंबर लिखना है और हेक्साडेसिमल नंबर लिखना है तो साथ H डालना लाजमी है, और आखिर में लिख देंगे INT 21 हेक्सा। ये लिख दिया। यहां पे अपना प्रोग्राम खत्म हो गया और एक लाइन रह गई, वो क्या थी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। फाइल की आखिरी लाइन हुआ करेगी डॉट को एंड मेन, एंड सॉरी ये प्रोग्राम का तो ऐड किया ही नहीं, प्रोसीजर का मेन एंड पी। इससे पहले लिखेंगे मेन ये सबको विजिबल है ना? मैं चाह रहा था ये सारा एक ही स्क्रीन पे है, इस वजह से मैंने यहाँ पे सारा कोड लिखा है। मेन एंड पी और एंड मेन, ये 2 लाइनें लिखनी है। मेन एंड पी क्या करेगा, इस प्रोसीजर को एंड करेगा और फिर एंड मेन लिख देगा। यहां तक कोई क्वेश्चन हो किसी का भी? चलिए हम करते ये हैं कि मैं इसको ना आपको कोड साथ करके दिखाता हूं। हम ओपन कर लेते हैं डोस बॉक्स को। नंबर 1, नंबर 2 मैं सी ड्राइव में जाता हूं। मेरे सिस्टम की सी ड्राइव में मैंने 8086 का फोल्डर बनाया था, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाने लगा हूं, और मैं एक फाइल बना रहा हूं। नोटपैड ओपन करूंगा, नोटपैड में कोड कर रहा हूं। कोड में फोन कर लेते हैं। ये मुझे आपने बताना है विजिबल है आप सबको ना जो मैं कोड लिख रहा हूं? सबसे पहले लिखना था डॉट मॉडल। यस सर। डॉट मॉडल स्मॉल लिखा, डॉट स्टैक 100 हेक्सा लिखा, फिर डॉट डाटा, एक डाटा डिफाइन करना है। मैं डाटा पहले डिफाइन कर रहा हूं, A1 डिफाइन बाइट टाइप की, और उसमें लिख देता हूं 41 हेक्सा, 42 हेक्सा, 43 हेक्सा और 44 हेक्सा। और अरे 2 डिफाइन कर रहा हूं, डिफाइन बाइट टाइप की, 4 एलिमेंट्स की, और उस करके इसको मैंने कह दिया ये खाली छोड़ दो। ये डॉट डाटा का सेक्शन आ गया। फिर आया डॉट कोड सेक्शन, इसको शुरू किया मेन प्रोसीजर से। मूव @data, मूव bs, से स्मॉल लेटर लिख ले, कैपिटल में सिंबल लिख ले, आपकी मर्जी। ये 2 लाइनें लिखी। देन क्या लिखना, मूव si, ऑफसेट ऑफ array 1
move bi comma offset of a2 move cx comma 4 हमारे वो bl वाली लाइन आनी है तो मैं इसको लेबल कर रहा हूँ AA। अब यहाँ ये देखें इस तरह लाइन में कोड लिख रहे हैं ना तो इसकी रीडेबिलिटी आसान नहीं होती, तो बेहतर ये होता है कि इसको इंडेंटेशन करके रहे खुद से। यारो इस हाई लेवल है इस तरह की इंडेंटेशन नहीं है, लेकिन खूब बेहतर होता है कि मेन प्रोसीजर के बाद ना ये सेक्शन एक एक टैब दे के लिखते हैं। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा वो सेक्शन मूव bl कोमा ब्रैकेट में si मूव ai कोमा bl इंक्रीमेंट si इंक्रीमेंट bi इंक्रीमेंट cx ang aa लिखना मूव ah कोमा 4c हेक्सा और इंस्टेड 21x। ये दो लाइनें हमेशा आखिर पे आनी है और फिर लिख देंगे मेन प्रोसीजर था तो मेन एट बी और आखिरी लाइन एंड मेन। ये लाइंस मैंने दरमियान में स्किप किए, ये मेरा खुद से किए, करने की जरूरत नहीं होती, जैसे मैं खत्म भी कर दूं तो कोई इशू नहीं है। ये प्रोग्राम मैंने लिख लिया, ये समझ आया सबको? ये वही लिखा है जो कि मैंने बोर्ड पे आपको दिखाया है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी? कोई क्वेश्चन? इस प्रोग्राम को हम करते हैं सेव। सेव का करना है सी ड्राइव में वो 8086 वाले फोल्डर में, और इस फाइल का नाम डबल कोट्स में फाइल का नाम रखना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं task1.asm, मेरे फाइल का नाम है task1.asm। इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ देखें इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे task1.asm फाइल पड़ी हुई है, ये वाली। ये अभी मैंने कोड लिखा है, इसको नोटपैड में दोबारा ओपन करें तो ये वाला कोड ओपन होगा जो मैंने अभी लिख लिया। ठीक है जी? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, यहाँ पे ये task1.asm फाइल पड़ी हुई है। अभी मैं डोस बॉक्स में आता हूँ। डोस बॉक्स में आके सेम पहले वही काम किया, काउंट C:8086 सी ड्राइव पे मूव करके CLS किया। अब मैं कमांड एग्जीक्यूट करने लगा हूँ masm task1.asm asm स्पेस अपनी फाइल का नाम लिखा। अगर तो फाइल में एरर होगा तो सिंटैक्स एरर होगा तो ये बता देगा, अदरवाइज इसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ये मैंने masm task1.asm किया तो बैकएंड पे देखेंगे एक ऑब्जेक्ट task1 की एक फाइल बन गई, उसी फोल्डर में ऑब्जेक्ट फाइल है। ये नजर आ रही सबको जिसमें मेरा इसका कर्सर है? यस सर। क्लियर है यहाँ तक सब? यस। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, लिखूंगा कमांड लिंक LINK लिंक task1 .obj लिखना है, लिख दें, नहीं लिखेंगे तब वो task1.obj को पिक करेगी। लिंक डॉट स्पेस task1.obj लिखा, एंटर किया। ये 3 दफा एरर पूछ रहा है, 3 दफा एंटर मार पूछ रहा है, 3 दफा एंटर मैं प्रेस करता रहूंगा। 3 दफा एंटर प्रेस कर दिया, सिर्फ एंटर करते रहेंगे। ये एक फाइल बन गई। यहाँ पे देखिए task1.asm थी, task1.obj थी, एक नई फाइल बन गई task1, और ये एप्लीकेशन फाइल है यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। नजर आ रही है सबको? ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हमने असेंबली से ऑब्जेक्ट फाइल बनी, ऑब्जेक्ट फाइल से हमारे पास लिंक फाइल बन के ऑब्जेक्ट फाइल से एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। अगर ये सारा जो काम है असेंबल और लिंक से किया ना, इसको हम फॉर एग्जांपल मैं दोनों डिलीट करता हूं, ऑब्जेक्ट फाइल भी डिलीट कर दी और मैंने एग्जीक्यूटेबल भी डिलीट किया। मेरे पास मेरा कोड पड़ा है, मैं यहां पे आगे लिखता हूं ml task1.asm। अगर हम ये जो मैसम किया और लिंक वाला प्रोसीजर इकट्ठा करना चाहते हैं तो एक कमांड चलाएं ml स्पेस task1.asm, तो खुद ही उसकी ऑब्जेक्ट फाइल भी बना देगा और फिर एग्जीक्यूटेबल भी बना देगा। यहां तक सबको समझ आया? यस सर। अब मैं इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को जरा एग्जीक्यूट कर रहा हूं, डबल क्लिक किया, सॉरी ये इस पीसी में तो नहीं, यहां पे करते हैं।
एग्जीक्यूटेबल फाइल को अगर एग्जीक्यूट करना है task1.exe लिख के एंटर कर दें कंसोल पे, task1.exe लिख के एंटर करें। मैंने task1.exe लिख के एंटर किया, वो फाइल एग्जीक्यूट हुई और खत्म हो गई, उसने अपना काम करके खत्म कर दिया। मुझे कुछ भी शो नहीं हुआ। क्यों नहीं शो हुआ? जी मैंने लिखा task1.exe एंटर किया तो मुझे कुछ भी शो नहीं हुआ, फाइल रन भी हो गई। रन ना होती तो एरर आता, रन हो गई है और कुछ शो नहीं हुआ, खत्म हो गया। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि मैंने इस फाइल के अंदर कंसोल पे कोई चीज आउटपुट करवाई नहीं। कंसोल पे कुछ आउटपुट करवाता तो शो होती ना। अब मैं वेरीफाई करना चाहता हूं, जो मैं बातें आपको बता रहा था सारी, कि जब ये फाइल मेमोरी में लोड होगी तो क्या वो चीजें रिप्लेस होती है नहीं। तो इस फाइल को खुद से मेमोरी में लोड करके लाइन बाय लाइन डिबग करके देखते हैं। लाइन बाय लाइन डिबग करने का तरीका क्या है? इसका तरीका क्या होगा? मैं लिखूंगा डीबग। डीबगर ओपन जो करते थे हम, डीबग लिख के डीबगर मोड में आ जाते थे ना पहले। अभी डीबगर लिख के एंटर नहीं करना, मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूं। हम लिखेंगे डीबग स्पेस उस फाइल का नाम जिसको हम मेमोरी में लोड करना चाहते हैं, task1.exe फाइल। डीबग स्पेस task1.exe फाइल का मैंने नाम लिख दिया। अब मैंने एंटर किया तो ये डिबगर मोड में आ गया। ये डिबगर मोड में आ भी चुका है और इसका कोड लोड हो गया। वेरीफाई करने के क्या इसका कोड आया है या नहीं, तो कोड देखने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन डिबगर की कमांड यूज होती थी? ट्रेस करते थे। नहीं, ट्रेस से कोड एग्जीक्यूट अनअसेंबल अनअसेंबल करते थे। यू लिख के एंटर, मैंने यू लिख के एंटर किया तो यहाँ पे आप देखें ये कुछ कोड आ रहा है। अब मैं वो फाइल नोटपैड वाली ओपन करता हूँ, इसको नोटपैड के साथ ओपन भी कर लेता हूँ। ये कंपेयर करना है, हमने बड़े गौर से इसको समझना है, साथ साथ एक एक लाइन को कर्सर के थ्रू ना इसको प्लीज समझिएगा। जी देखिए, मेरे प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन थी मूव ax, @data। ये लाइन थी। यहां पे देखिए फर्स्ट लाइन क्या है, मूव ax, 076b। इसका क्या मतलब होगा? फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस। नहीं, दोबारा सोचें। पहली लाइन है मूव ax, @data और यहां पे रिप्लेस हो गई ax, 076b। सर ये उसके इंडेक्स सेगमेंट एड्रेस है। सेगमेंट एड्रेस है सर। तो इसका मतलब इस प्रोग्राम को जो सेगमेंट एड्रेस मिला है वो 076b मिला है, डाटा सेगमेंट एड्रेस। ठीक है। अगली लाइन थी मूव ds, ax, तो यहां भी अगली लाइन वही है मूव ds, ax। ठीक है जी। इससे अगली लाइन थी मूव si, ऑफसेट ऑफ अरे 1। यहां पे वो लाइन किसके इक्वल आ गई? मूव si, 000c। इसका क्या मतलब होगा? फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू। इसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस, अरे 1 का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो 00c है, ऑफसेट एड्रेस ऑफ अरे 1। ऐसे ही मूव di, ऑफसेट ऑफ अरे 2, तो ये अरे 2 का एड्रेस आ गया 0010। अभी हम वेरीफाई करते हैं इस वाले सेगमेंट के इन एड्रेसेस पे जाके। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? टाइप करें, सेगमेंट एड्रेस मिला 076b, 076b कॉलन 000c। ये मैंने लिखा है डक की कमांड। 076b ये सेगमेंट एड्रेस डाटा सेगमेंट का, और ये मैंने ऑफसेट एड्रेस ऑफ अरे 1 लिखा है। इसको लिख के एंटर करके देखें तो यहाँ पे आप नोट करें 007c पे 41, 42, 43, 44 ये मेरे चारों वैल्यूज आ गई हैं। और जो di को एड्रेस मिला था 10, यानी अरे 2 को एड्रेस मिला था 10, वो 4 लोकेशन खाली हैं। ये वाली लोकेशन, ये वाली और ये वाली, ये 4 लोकेशन खाली पड़ी हुई हैं। समझ आई बात की? देखा कि जो हमने डाटा लोड किया, जो उसने डाटा दिया वो एक्चुअल में डाटा सेगमेंट को डाटा से लोड कर दिया, और उससे आगे जितना भी डाटा वो सारा गार्बेज वैल्यू है। यहां तक कोई क्वेश्चन? सर ये डाटा रैंडमली एड्रेस रैंडमली असाइन होता है? जो मेमोरी में उसको मिल जाएगा वो आ जाएगा। जब मेमोरी में जहां खाली होगा, जहां मिलेगा वो वाला आ जाएगा। ठीक है जी। यहां कोई क्वेश्चन हो किसी का?
दोबारा आने से मतलब उसी कोड में जा रहा हूँ, तो उसका कंटिन्यू करें। अच्छा जी, अगली लाइन थी मूव cx, 4, यहाँ पे भी मूव cx, 4 आ गया, मूव cx, 004 आ गया। ठीक है जी, नजर आ रहा है नहीं सबको? Yes, sir. ओके, फिर उससे अगली लाइन थी मूव bl, si, मूव bl, si आ गया, मूव bl di, bl, मूव ब्रैकेट्स में di, bl आ गया, इंक्रीमेंट si, इंक्रीमेंट di वैसे आया, डिक्रीमेंट cx आ गया। अब वो लाइन आई JNGAA लिखा था, तो AA को रिप्लेस हो जाना चाहिए था उस एड्रेस से जो कि इस इंस्ट्रक्शन को मिला है। यहाँ पे चेक करें कि JNGAA की जगह पे क्या आ रहा है, 000E, और ये कौन सी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, ये इस वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है 00E। देख रहे हैं कि AA को उसने रिप्लेस कर दिया मूव BL, SI वाले एड्रेस से। समझ आइए सबको? यस सर। गुड। उसके बाद वो दो इंस्ट्रक्शन आ गई मूव, उसके बाद दो इंस्ट्रक्शन आ गई। बेटा क्विज अभी होगा, मोबाइल एक्टिव रैंक क्विज होगा अभी एंड पे। उसके बाद दो इंस्ट्रक्शन है मूव AH, 4C, मूव AH, 4C वैसे लिख दिया, इंटरप्ट 21, इंटरप्ट 21 आ गया। आगे फिर गार्बेज है, यहाँ प्रोग्राम खत्म हो रहा है। एक ये चीज नोट कर ले, दूसरा ये नोट कर ले, जहां हमने हेक्सा का सिंबल डाला था ना, वो हेक्सा का सिंबल डिबगर में नहीं आता। डिबगर में हमेशा हेक्सा मोड ही होता है। फाइल के अंदर लिखना हो हेक्सा तो H लिखना पड़ता है। कोई क्वेश्चन अभी? और सिर्फ डिबगर में अगर डेसिमल में लिखना हो तो नहीं लिख सकते, डिबगर में डेसिमल नहीं डील होता, उसको उसकी इक्विवेलेंट हेक्सा ही लिखेंगे। ओके सर। ओके जी, अब मैं रजिस्टर की कमांड चला रहा हूं। रजिस्टर की कमांड चलाई तो अभी मुझे पता लग रहा है कि मेरी पहली इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है मूव AX, 076B, और यहां से कुछ गार्बेज रजिस्टर में वैल्यू पड़ी है और यहां से प्रोग्राम चलना शुरू होगा जब मैं ट्रेस करना स्टार्ट करूंगा। तो फर्स्ट लाइन मैंने ट्रेस की तो क्या हो गया, 076B AX में आ गया। अगर और उसने अगला कोड मुझे बता दिया अगली लाइन क्या है, मूव DS, AX। इसको मैंने ट्रेस किया तो DS में 076B आ गया, DS रजिस्टर में 076B आ गया। SI में 00C जाना है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा। अब मैं मुझे बताएंगे अगर मैं आपको ये इतना एरिया दे दूं, ये इतना एरिया दूं और मैं ये पूछूं कि ट्रेस की कमांड चलाने के बाद आईपी में नया एड्रेस क्या आएगा, तो इसका आंसर करें। अभी मैंने ट्रेस प्रेस नहीं किया, ट्रेस करता हूं तो मुझे बताएं आईपी में नई वैल्यू क्या आएगी। बताएं। 07 Why 07? क्योंकि 2 बाइट का एड्रेस हमने स्टोर कराया है। नहीं, दोबारा सोचिए, आईपी रजिस्टर क्या काम करता है? एड्रेस स्टोर करना। किस चीज का? किसका? इंस्ट्रक्शन का। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। गुड। तो 010 सर, उसमें DI क्या आएगा जब मूव DI? नो, हाँ उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आएगा, तो वो एड्रेस क्या होगा मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। इतने एरिया को देख के आप वो एड्रेस बता नहीं सकते? तो कैसे बताया था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने सेकंड लास्ट लेक्चर में बताया था। हम देख रहे हैं कि करंट इंस्ट्रक्शन 005 वाले एड्रेस पे है और करंट इंस्ट्रक्शन का साइज देख लें कितना है। क्या साइज है इस इंस्ट्रक्शन का, ये इसका मशीन कोड बता रहा है हमें 6 हेक्साडेसिमल है, व्हिच मींस 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो इससे अगली इंस्ट्रक्शन कहां पड़ी होगी? अगर ये 005 पे है तो ये वाली 5 6 7 पे पड़ी है और इससे अगली इंस्ट्रक्शन 008 पे होगी। तो ट्रेस करके देखें तो आईपी में अब नया जो एड्रेस आया वो 008 आ गया और एसपी में एसआई में जो वैल्यू हमने कॉपी करनी थी 00C में चली गई। फिर से ट्रेस करें तो डीआई में 0010 आ गया। ऐसे आईपी अपडेट होता जा रहा है। अब मुझे बताएं आईपी में नई वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताएं। अगर मैं ट्रेस करता हूं तो आईपी में नई वैल्यू क्या आएगी? जी बताएं, यही क्विज है। आईपी में नई वैल्यू क्या आएगी? सर 000E।
जी गुड। क्यों 00E आई? ये अभी 00 है और ये खुद 3 बाइट की है, तो 00B C और D पे ये इंस्ट्रक्शन पूरी आई है और रजिस्टर अगली जो है वो E पे होगी। तो ट्रेस करता हूँ, आईपी में 00E आ गया। अब वो कह रहा है मूव BL, SI, SI से उसने पहली वैल्यू उठा के BL में लाया, यानी BL में 41 आया और फिर BL से DI में कॉपी कर दिया, फिर ट्रेस किया तो 41 DI में चला गया। डंप करके कंफर्मेशन कर लें, डन 00C करके मैं डंप कंफर्मेशन कर लूं। यहां नोट करें 41 42 43 44 अरे 1 का पड़ा हुआ है और अरे 2 में 41 कॉपी हो गया, पहली वैल्यू चली गई है। ठीक है जी, इसको ये लैब आप लोगों ने की है तो इसको मैं जल्दी जल्दी ट्रेस कर दूं। यस सर। ट्रेस करें, ट्रेस करें, ट्रेस करें। चलें यहां पे मैं रोक रहा हूं इसको। मुझे बताएं आप आईपी की नई वैल्यू क्या होगी अगर ये स्क्रीन मिली हो आपको, इतना एरिया, ये आखिरी में 4 लाइनें मिली हैं यहां से लेके यहां, और आईपी की नई वैल्यू पूछी जाए तो मुझे आईपी की नई वैल्यू बताएं क्या होगी। जिससे मैं पूछता हूं वही बताएगा अभी। जी मॉर्निंग रोल नंबर 10 बेटा, मॉर्निंग रोल नंबर 10। मॉर्निंग स्टूडेंट रोल नंबर 10 बेटा, आप बताओ। रोल नंबर 12, मॉर्निंग रोल नंबर 12। रोल नंबर 21, चिराज, मॉर्निंग 20, सॉरी आफ्टरनून 21। इसलिए नहीं बोलना। सर 1 मिनट क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये आखिरी तीनों लाइनें आपके पास गिवन है और मुझे बताएं कि नेक्स्ट ट्रेस करने के बाद आईपी की नई वैल्यू क्या होगी, आईपी रजिस्टर की न्यू वैल्यू क्या होगी। 00F2 00 F2 0017 आईपी रजिस्टर की नई वैल्यू क्या होगी। बच्चों इस इंस्ट्रक्शन देखो कौन सी है, JNZ 00E, जंप इफ जीरो फ्लैग इज नॉट एक्टिव या रीसेट है तो 00E। जीरो फ्लैग का स्टेटस क्या, रीसेट है ना। यस सर। तो ये जंप कर जाएगा। जंप करने का मतलब है कि इसने जो इसके साथ एड्रेस लिखा गया वहां पे जंप करवा देना। अगर जीरो फ्लैग सेट होता तो इससे अगली इंस्ट्रक्शन पे जाता, जो कि ये 15 पे है तो वो 17 पे होती। इसको ट्रेस करें, देखिए अब इसमें आईपी में 00E आ गया, जंप कर दिया उसी बीएल वाली सेक्शन में। इसे ट्रेस किया, मैं ट्रेस कर रहा हूं तब तक सीएच में 1 नहीं आ जाता। ये अब सीएच में 1 है, अब जेएनजी किया अभी भी वो जंप कर देगा। अब आखिरी एड्रेस उसने कॉपी करना है, जाके डंप करके देख ले 000C को, तो 41424344 था और ये सारा कॉपी हो गया 41424344 था, चारों बाइट्स। नेक्स्ट ट्रेस किया, इंक्रीमेंट DI हुआ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट CX हुआ। अब देखें जब मैंने डिक्रीमेंट CX कर दिया तो 0 बना, उसमें से ये NZ कन्वर्ट हो गया, जीरो फ्लैग एक्टिव हो गया। अब मैं जब कहूंगा कि इस अगर आप ये वाली स्क्रीन दी जाए तो यहाँ पे आप आपने देखना है कि JNZ की सेक्शन है, क्योंकि जीरो फ्लैग एक्टिव है तो इसको जंप नहीं करवाना इसने, बल्कि अगली सेक्शन पे चले जाना है। अब कहां चला जाएगा, IP 0015 से, क्योंकि ये 2 बाइट की सेक्शन है तो 15 16 को छोड़ के 17 पे चला जाएगा। अब मैं ट्रेस करूंगा तो IP में देखें 17 आ गया, जो कि सेक्शन है मूव AX, 4C की। इसको ट्रेस किया तो अगली सेक्शन आ गई इंटरप्ट 21, और इंटरप्ट की सेक्शन को ट्रेस करने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं, T लिख के एंटर करेंगे, प्रोसीड होगा, प्रोग्राम टर्मिनेटेड नॉर्मली, प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया, एग्जीक्यूट। सर ये जो आईपी है इसकी हेक्सा वैल्यू स्टोर नहीं होती है ना सर? 19 तो हेक्सा में कुछ और होता है। 19 है, ये 17 के बाद 19 आया।
अब 1.9 के बाद जब ऐड करेंगे तो 1A 1B 1C आएगा। ठीक है जी, ये प्रोग्राम में अगर किसी को किसी किस्म का कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले। अब आप हम लोग प्रोग्राम ज्यादा फाइल्स में लिखा करेंगे, इसलिए ये चीजें आपको आनी चाहिए अच्छे तरीके से। मैंने इसकी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवा के बहुत आराम से चीजें बताई हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये जो आपने कहा था कि एसआई और डीआई में 2 ऐड करवाना है, ये हम कब करेंगे? हाँ जी, अब हम ये क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरे पास अरे है डिफाइंड वर्ड, बाइट के लिए वर्ड के लिए फाइल में चेंज करो। डिफाइंड वर्ड का मतलब है ये अरे का जो एक एक इंडेक्स है दो दो बाइट्स में पूरा आएगा, वर्ड टाइप में बनानी। अब जब मैंने फॉरवर्ड कॉपी कर रहा हूँ, एसआई से कॉपी करूंगा तो बीएल की जगह बीएक्स में लाऊंगा। क्यों? क्योंकि 1 वर्ड 2 बाइट का होता है, वो एक रजिस्टर में 1 बाइट नहीं कॉपी करनी, 2 बाइट कॉपी करनी है, तो यहाँ पे बीएक्स यूज किया। नंबर 2, अब या तो इंक्रीमेंट दो दफा करो, क्योंकि अरे के दो इंडेक्स में पड़ी है एक वैल्यू, दो दफा इंक्रीमेंट करो, या 2 इंक्रीमेंट की सेक्शन लिख दो, या फिर आप हम लिख सकते हैं ऐड si, 2 ऐड di, 2। जब हमें कहा जाएगा 2 बाइट को कॉपी करना है तो फिर 2 इंक्रीमेंट होंगे ना इंडेक्स में। ये मैं बात बता रहा हूँ, मैं चेंज किया था, या ये चेंज आएगा तो bx का चेंज आएगा और डाटा डिफाइंड वर्ड टाइप हो जाएगा। ओके सर, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके सर लैब में एग्जीक्यूट फाइल हमें सेंड करनी हुआ करेगी? नहीं, ASM फाइल जो कोड की फाइल होती है, जब लैब ओके सर, ये कोड सेंड किया करेंगे ASM फाइल। ओके, अब नेक्स्ट जरा कुछ चीजें हम देख लें। बल्कि इसको क्या मैं फाइंड अप कर, मैं एड्रेस ले लूं। जी, अपडेट एड्रेस मार्क हो गई। अच्छा, अब जो नेक्स्ट लैब है ना, कल की लैब के टास्क क्या होंगे? जो लैब 2 आप लोगों ने कर ली है अभी तक, जो मैंने आपको लैब करवाई है, उसी लैब के टास्क को अपने ASM फाइल्स बनानी होंगी, और उन फाइल्स को फिर हर फाइल को बारी-बारी मेमोरी में लोड करके ट्रेस करना होगा कंप्लीट को, और उनके स्क्रीनशॉट्स और कोड दोनों शेयर करने होंगे, हमसे सबमिट करने होंगे। तो ये मैं आज लैब में कल अपलोड कर दूंगा, और कल 2 to 5 लैब होगी। फ्राइडे 2 to 5 लैब है, मैं फ्राइडे 2 बजे लैब अपलोड होगी और 5 बजे तक सबमिट करनी होगी आपने। सर सर उस टाइम पे जुम्मा होता है, 2 बजे जुम्मा होता है, 2:30 से 5:30 कर ले, ठीक है। 2:30 to 5:30 लैब है। और मैं आपको ये बता दूं कि लैब जो लेट सबमिट करेगा, से लेट होगा, हर लैब की टाइम से लेट सबमिशन पे 30% कटिंग होगी उसके मार्क्स में। अगर उसके मार्क्स आए हैं तो वो कट जाया करेंगे। डेटा सेक्शन की लैब टाइम ज्यादा में, डेटा सेक्शन की लैब की टाइमिंग यही है। मैंने ये आप लोगों की पहले लैब रखी है, आपसे पूछ के सीआर से। नहीं सर, वो अपलोड कर देते हैं और डेडलाइन सेट करके दे देते हैं, तो उसकी डेडलाइन भी नहीं थी। उसकी डेडलाइन ये मेरी तो लैब की टाइमिंग भी 3 और था, यही टाइम होता है, ये लैब टाइम यही रहेगा। अगर फिजिकल की आ जाएंगे तो यही टाइम हुआ करेगा लैब के अंदर। जी मान बोलो, क्या बोलो बेटा? सर मैं ये कह रहा था थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं लैब के लिए। चलो मैं देख लूंगा के अकॉर्डिंगली जो भी होगा। सर ट्रेस हर स्टेप का लेना? हाँ ट्रेस करेंगे, हाँ हर स्टेप का लेंगे, या उसमें कुछ स्टेप शो करेंगे, फर्स्ट वाला लास्ट वाला, और डंप करके डाटा कॉपी हो रहा है या नहीं हो रहा वो दिखाएंगे, और साथ अपना कोड शेयर किया करेंगे। जब मैं अभी कल वाली लैब में, नेक्स्ट लैब में फिर जब
हम इनपुट आउटपुट पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर कोड ही उसी तरह के होगा करेंगे, खाली कोड से भी हमें पता लग जाएगा। सर वो हमने हर ट्रेस का स्क्रीनशॉट लेना है। हर ट्रेस का ले, स्टार्ट का ले लें, एंड का लें और डंप का लें। डंप करके लाइन की कॉपी हुआ या नहीं हुआ। स्टार्ट से थोड़े से स्क्रीनशॉट लें और फर्स्ट जंप तक यानी कि स्क्रीनशॉट लेके और एंड पे डंप करके दिखा देंगे डाटा हाँ जी, कॉपी हो। बिल्कुल। शुरू में पूरा अनअसेंबल करके कोड देके फिर ट्रेस करके और डंप करके कोड डाटा देंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी?